हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो सब? ठीक है। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आज अपनी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अंतिम क्लास है अपनी। तो आज अपना ये जो टॉपिक था, पहला पार्ट आपका वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप अच्छे से अध्ययन करें तथा आपको कहाँ समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों को भी जरूर साझा करें। ज़्यादा बात ना करके हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कि आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक जीवन की बात करें तो ये सभ्यता थी वो कृषि प्रधान सभ्यता थी और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसका हमें जानकारी होती है एक लोथल से, जहां से हमें फारस की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फारस के साथ व्यापारिक संबंध इन्होंने स्थापित करे होंगे। तथा दूसरी जानकारी हमें प्राप्त होती है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहर है वो हमें प्राप्त हुई है। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी तथा यहाँ पर दो प्रकार के व्यापार किए जाते थे। एक तो अपने ही सभ्यता के अंदर व्यापार और एक बाहरी व्यापार। बाहरी व्यापार यानी कि दूसरी सभ्यताओं के साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। इससे ये प्रमाण हमें मिलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों समकालीन सभ्यता रही होगी। ये लोग पशुपालन व कृषि के लिए या कृषि से भी परिचित है। ये 9 प्रकार की कृषि के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये 9 प्रकार की फसल का उत्पादन करते थे। पशुपालन भी ये लोग किया करते थे। यज्ञ हवन अनुष्ठान भी ये लोग किया करते थे। यहाँ से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि ये घोड़े से अपरिचित है, परंतु इससे पहले जो क्लास हुई है वहां मैंने घोड़े के साक्ष्य भी आपको लिखा है। तो जो घोड़े के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं वो अंतिम चरण में प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता। और इसी के साथ अगर बात करें तो तलवार के साक्ष्य में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग थे वह लोहे से अपरिचित है। ये लोग अगर बहुमूल्य वस्तुओं की बात करें तो ये लोग बहुमूल्य वस्तुओं का आयात भी करते थे। जैसे कि बात करें सोना चांदी या टीन का आयात ये ईरान अफगानिस्तान से करते थे। और अगर बात करें तो दक्षिणी भारत से भी ये लोग सोना चांदी मंगवाया करते थे। दक्षिणी भारत से ये लोग सोना चांदी मंगवाया करते थे, यानी ईरान अफगान दक्षिणी भारत से ये सोना और चांदी बहुमूल्य धातु मंगवाया करते थे। अब तांबे की बात करें तो बलूचिस्तान और खेतड़ी खेतड़ी अपने राजस्थान में, और जहां राजस्थान का नाम आता है हमें एक गर्वान्वित महसूस होता है, हमें बहुत गर्व होता है अपने राजस्थान में। तो ये खेतड़ी का है राजस्थान में। तो राजस्थान में खेतड़ी अगर बात करें तो जो शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले आते थे। एक तो 3 जिले आते थे, यानी अब 4 हो जाएंगे। तो 3 जिले कौन कौन से थे? चूरू, झुंझुनू और सीकर। इस यहीं से एक ये जो खेतड़ी है ना, ये भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान ये है खेतड़ी झुंझुनू में। और तांबे के उत्पादन या भंडारण की बात करें तो तांबे के भंडारण में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। तो सर्वाधिक भंडारण की दृष्टि से अपना राजस्थान प्रथम स्थान पर हमेशा से ही रहा है। अगर ताम्र सभ्यताओं की जननी की बात करें तो जो तांबा है वो का सीकर सीकर में एक सभ्यता हुई थी कांतली नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता। और वहां से हमें तांबे की भट्टियों के प्रमाण मिले। तो ये कह सकते हैं कि ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो हम आ जाइए अपने उदयपुर में, और उदयपुर में की जगह आहट ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके हो गया। अब यहाँ से सेलखड़ी पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? तो सेलखड़ी पत्थर भी अपने राजस्थान से ही मंगवाए जाते थे, यानी ये लोग व्यापार किया करते थे। इसके बाद अगर व्यापार करते थे तो इनके तोल का कोई माप क्रम रहा होगा। तो ये लोग क्या करते थे? 16 के अनुपात में इनके जो तोल की इकाई थी वो थी। जैसे बात करें तो 16, 64, 160, 320। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हो गया? तो पतन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन रहा होगा। और जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु किसे कहते हैं? तो 30 सालों तक एक जैसा मौसम रहता है, यानी जैसा मौसम डिवाइड कर रखा है वैसा का वैसा निरंतर समय समय पर उसमें अंदर बदलाव होता रहता है, तो उसे कहते हैं जलवायु। तो जलवायु एक जैसा कम से कम 30 वर्षों तक जो मौसम उसे कहते हैं जो बार बार निरंतर परिवर्तन हो जाता है। तो जलवायु किसे कहते हैं? एक जैसा वातावरण जो रहता है 30 सालों तक, यानी कम से कम 30 सालों तक एक जैसा वातावरण रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? जलवायु।
और जलवायु जब परिवर्तन होती है तब क्या होता है कि एक प्रकार से यूँ समझे कि कोई अचानक से परिवर्तन हुआ तो वो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके कारण उसकी चपेट में आने से सारे लोगों की मृत्यु हो गई होगी। दूसरा कारण अगर हम मान सकते हैं तो महामारी। महामारी के बारे में मैंने आपको लिखाया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर मलेरिया के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और किसको प्राप्त हुए हैं? के आर कैनेडिया को प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण ये कह सकते हैं कोई महामारी फैली होगी, जिसके कारण गांव के गांव नष्ट हो गए। अबे बाढ़, बहुत ज्यादा वर्षा हुई होगी और वर्षा के कारण गांव में पानी भर गया होगा या गांव के गांव डूब गए होंगे, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। आगे बढ़ते तो बाहरी आक्रमण की बात करें तो कोई ताकतवर शासक ने आक्रमण करा होगा और आक्रमण करने के कारण उस नगर में, हारे हुए नगर में कत्ले आम आदेश जारी करवाया होगा। कत्ले आम आदेश का अर्थ ये होता है कि उसके नगर के अंदर अगर कुत्ता और बिल्ली तक है तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। हम अभी भी कल्पना ही करेंगे क्योंकि इस सभ्यता को या इस सभ्यता की लिपि को आज दिन तक पढ़ा नहीं गया है। तो हमें इससे साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं ये लोग व्यापारिक संबंध और उन्नत अवस्था में थी। किसी की भी बात करें, नगर स्थापत्य की बात करें, भवनों के निर्माण की बात करें, सड़कों के निर्माण करें या नालियों के निर्माण की बात करें तो ये उन्नत अवस्था में थी। अब फिर से एक बार बता देता हूँ, नालियों की बात करें तो यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से नालियों का निर्माण किया गया था। सिर्फ एक नगर था बनावली का हरियाणा में, तो बनावली से हमें नालियों का अभाव पाया गया है। इसके अलावा सारे स्थानों से हमें नालियों के साक्ष्य मिले हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपना ये पहला पार्ट तो कैसा लगा तो आप जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगला जो नेक्स्ट पार्ट है उसका हम फिर से इसी तरह से 10-10 मिनट के पार्ट के रूप में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।